हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम इतिहास के क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का जो क्षेत्र है उसका जो स्वरूप है वो समय के अनुसार है, वो परिवर्तन होता रहा। क्योंकि इस परिवर्तन का जो एक महत्वपूर्ण आधार था कि समय के अनुसार मनुष्य के जो सामाजिक मूल्य हैं और उनकी जो सामाजिक आवश्यकता है, उनमें एक तरह से है वो परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के कारण से है इतिहास का क्षेत्र भी है, इतिहास का जो ट्रेंड है वो समय के अनुसार है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। जहाँ हम बात करें कि इतिहास का जो प्रारंभ है वो यूनान में हुआ, और इतिहास का जनक जो हेरोडोटस है उन्होंने एक तरह से अतीत के जो अतीत के जो मानव संबंधी जो कार्य हैं उसका वर्तमान में और जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसका अध्ययन किया। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से संकुचित था प्रारंभ में इतिहास के प्रति, और एक तरह से कथात्मक इतिहास है वो प्रारंभ में लिखा गया, क्योंकि घटनाओं का वर्णन करने तक ही है वो सीमित माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे है वो इतिहास की जो 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 एक तरह से हम कहें कि समय के अनुसार जो आवश्यकता और सामाजिक मूल्य के अनुसार है वो इतिहास के विषय में जो सोच है वो बदलती है, और ऐसी स्थिति के अंदर है वो इतिहास का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता हुआ दिखाई देता है। इतिहास की व्यापकता के विषय में हम ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न इतिहासकारों की जो परिभाषाओं के विभिन्न जो इतिहासकार हैं उनकी इतिहास के प्रति जो दृष्टिकोण की हम बात करें तो उनसे इतिहास के क्षेत्र की जो व्यापकता है वो हमें परिलक्षित होती है। जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ईएसकार की बात करें तो वो इतिहास के विषय में कहते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच जो अनवरत संवाद है उसी का नाम वो इतिहास है। तो इस परिभाषा ने वो इतिहास के क्षेत्र को है काफ़ी जो विस्तारित करने का है वो काम किया है। इसी प्रकार डीटीस कोशाम्बी हैं जो प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार थे, उन्होंने उत्पादन के साधनों के आधार पर है वो इतिहास का वर्गीकरण किया। तो इतिहास के क्षेत्र के अंदर है एक तरह से एक व्यापकता हमें नज़र आती है। इसी प्रकार आरसी मजुमदार की बात करें तो वो सत्य के अन्वेषण तक ही है वो इतिहास को वो सीमित रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इतिहास के विषय में जो विभिन्न इतिहासकार हैं उनके जब दृष्टिकोण की हम बात करते हैं तो उससे इतिहास के प्रति उनका जो नज़रिया है उसकी जो व्यापकता है वो हमें दिखाई देती है। जहाँ तक हम विषय वस्तु की बात करें तो इतिहास की जो विषय वस्तु है वो काफ़ी व्यापक हमें दिखाई देती है। विषय वस्तु की व्यापकता ने भी इतिहास के क्षेत्र को वो व्यापक बनाने का काम किया है। इतिहास की विषय वस्तु के विषय में जो दो प्रकार की अवधारणाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें एक दार्शनिक आधार और एक हम व्यावसायिक अवधारणा है उस पर विचार कर सकते हैं। जहाँ तक दार्शनिक अवधारणा है उसके विषय में हम कह सकते हैं कि दार्शनिक अवधारणा के अनुसार इस इतिहास की विषय वस्तु को जहाँ तक जो इतिहासकार देख सकता है और उसको अपने मस्तिष्क के अंदर उसको विजुलाइज कर सकता है वो इतिहास के अंतर्गत है, वो सब चीज़ें हैं वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जबकि व्यावसायिक क्षेत्र अवधारणा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक युग है उसकी आवश्यकता के अनुसार है वो इतिहास की है वो रचना है वो की जाती है। मतलब वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए है वो एक तरह से है एक इतिहास है उसका अध्ययन है वो किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि विषय वस्तु की व्यापकता के कारण से है वो इतिहास का जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से है वो विस्तृत होता हुआ वो दिखाई देता है। तो एक तरह से यदि हम प्राचीन इतिहास के जो जनक हैं उसकी बात करें तो वो इतिहास को एक कहानी मात्र कहते हैं, लेकिन जो हम प्राचीन काल से जब मध्यकाल की ओर गुजरते हैं तो वहाँ धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। और तो ऐसी स्थिति में संत अगस्टाइन तो यहाँ तक कहता है कि संपूर्ण विश्व है वो ईश्वर का नगर है। तो एक तरह से क्या है कि मध्यकाल में है वो धार्मिक इतिहास एक तरह से धर्म के क्षेत्र के अंदर इतिहास का जो विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। जबकि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं वहाँ पर इतिहास को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, और इस इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए है वो एक प्रकार से जेबी ब्यूरी तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक है। अर्थात उसका जो क्षेत्र है वो एक तरह से इतिहास को है वो एक तरह से वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का जो प्रयास है वो एक तरह से करते हैं। जहाँ तक इतिहास की जो अवधि की बात करें, काल की बात करें, तो उस आधार पर भी इतिहास को है वो
एक तरह से है एक इतिहास का जो क्षेत्र है उसमें विस्तृतता दिखाई देती है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत हम हालांकि जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं वहीं से इतिहास का प्रारंभ करते हैं। तो विश्व इतिहास के संदर्भ के अंदर हम प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता के जन्म से लेकर के रोमन साम्राज्य की पतन तक का जो इतिहास है उसको प्राचीन इतिहास की श्रेणी में हम रखते हैं। और उसमें एक तरह से विश्वसनीयता का भाव हमें नज़र आता है, क्योंकि वहाँ कथाओं और कल्पनाओं है और जो शक्ति का प्रयोग है वो ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास के अंदर हमें जो ऑथेंटिसिटी है या कालक्रम का भी ज़्यादा हमें प्रभाव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी यदि प्राचीन इतिहास देखें तो वहाँ तिथियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण ये था कि इतिहास से व्यक्ति को नैतिकवान बने, इसलिए वो कथा कहानियों के माध्यम से कथा कहानियों का जो संग्रह है वही उसको इतिहास की श्रेणी में रखा गया। जबकि मध्यकाल में जैसे हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर जो रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर के जो रेनेसां तक का जो काल है, 15वीं-16वीं शताब्दी तक का काल है, पुनर्जागरण तक का काल है, वो मध्यकाल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरह से धर्म का प्रभाव है वो ज़्यादा, मनुष्य के जीवन में धर्म का प्रभाव वो ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन रेनेसां के बाद जब प्रबोधन काल 18वीं शताब्दी के अंदर है, किस प्रकार इतिहास को एक वैज्ञानिक आधार वो प्रदान करने का प्रयास किया और इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता है उसके महत्व को वो समझा गया। तो ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी में है हम इतिहास का जो क्षेत्र है एक तरह से इतिहास को एक वैज्ञानिक धरातल पर है वो प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिएगा इतिहास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और व्यापकता इसकी व्यापकता इस बात से जाहिर होती है कि इतिहास का जो वर्तमान में जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का जो अध्ययन है, सभी का अध्ययन है वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इतिहास की जो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसने एक प्रकार से इतिहास के क्षेत्र को है वो व्यापकता प्रदान करने का काम किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने चर्चा की कि प्रारंभ में इतिहास के अंदर है वो राजनीतिक इतिहास का विवेचन किया जाता था, जिसके अंतर्गत है वो किस प्रकार राजवंशों का उदय हुआ, किस तरह से पतन हुआ, राजा महाराजाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियाँ हैं, महापुरुषों का जीवन दर्शन है, जैसे मेकियावली है, वाल्टेयर है, सिकंदर, अकबर, महात्मा गांधी, जिन्होंने इतिहास को गति प्रदान की, उसी का अध्ययन है वो एक तरह से इतिहास के अंतर्गत वो किया जाता था। और एक तरह से हम मानते हैं कि इतिहास की जो रीड है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को माना जाता था और किस तरह से प्लेटो, कौटिल्य आदि का अध्ययन किया जाता था। लेकिन बाद में इतिहास के अंतर्गत है वो धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास है उसको भी शामिल किया गया और किस प्रकार है वो जो मनुष्य का जो वे ऑफ लिविंग है उसको है, उसकी जो कला है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक तरह से वो इतिहास के अंतर्गत शामिल किया गया। किस तरह से शिक्षा का विकास होता है, कला का विकास होता है, मूर्ति कला का विकास होता है, तो उसको हम एक तरह से सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। और किस तरह से एल वाशम है वो किस प्रकार अद्भुत भारत नामक एक 1951 के अंदर एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसमें सांस्कृतिक इतिहास हमें प्रदर्शित होता है। फिर बाद में मध्यकाल और आधुनिक जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है, किस प्रकार जो सांस्कृतिक मूल्य है उनका विवेचन हमें देखने को मिलता है। इतिहास के क्षेत्र के अंदर जो सामाजिक सोशल हिस्ट्री उसको भी शामिल किया जाता है और किस प्रकार समाज के अंदर किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, परिवार है, संस्कार है, उसका वर्णन है, या विभिन्न प्रकार की जनजातियों का अध्ययन है वो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत है वो किया जाता है। तो इस तरह से सोशल हिस्ट्री है वो भी इतिहास का एक पार्ट माना जा सकता है। आर्थिक इतिहास जिसके अंदर मानव है वो एक तरह से आर्थिक इतिहास के प्रति रुझान तो हमें 19वीं शताब्दी के अंदर है वो दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले प्राचीन भारत के अंदर भी है वो विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार हैं, डी डी कोशाम्बी वगैरह है, रघुनाथ थापर वगैरह है, तो वो किस प्रकार है वो आर्थिक इतिहास है वो इतिहास की विभिन्न घटनाओं के लिए वो आर्थिक कारण को उत्तरदायी मानते हैं। हालांकि आर्थिक इतिहास का प्रारंभ तो मनुष्य ने जीवन यापन के साधन में जो परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो तभी से वो आर्थिक इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन आधुनिक काल में जैसे मार्क्सवादी विचारधारा की हम बात करें या एडम स्मिथ की बात करें जिसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ है, आर सी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री, विपिन चंद्रा ने इकोनॉमिक नेशनल मूवमेंट है, भट्टाचार्य ने आधुनिक भारत। तो ये जो आर्थिक इतिहास है उन पर है अपनी लेखनी चलाई इतिहासकारों ने। तो आर्थिक इतिहास भी है वो एक प्रकार से है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो माना जाता है। इसी तरह से धार्मिक इतिहास जिसमें हम वेद, पुराण, गीता, महाभारत, या हम बात करें कि जैनिज्म, बुद्धिज्म आदि का अध्ययन करते हैं, भगवदिज्म, शैविज्म की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार रिलीजन भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो कहा जा सकता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जो कि एक तरह से
मनुष्य को एक तरह से नियंत्रित करने का एक एक तरह हम कह सकते हैं कि जो जो विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं मनुष्य की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, जिसमें मनुस्मृति है, मिताक्षरा है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पारशर स्मृति आदि का भी एक पृथक रूप से हम संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत है। संविधान का विकास वो किस प्रकार से हुआ उसका अध्ययन हम संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सैन्य व्यवस्था है उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, अस्त्र शस्त्रों के अंदर है, युद्ध की सैन्य प्रणाली क्या थी, अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो सैन्य इतिहास के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन के लिए वो सैन्य जो सैन्य संगठन है वो कहाँ तक उत्तरदायी था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसमें उसके द्वारा अपनाई गई जो तुगलमा पद्धति है वो कहाँ तक उत्तरदायी थी, उसका अध्ययन हम सैन्य इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत जो हम कहते हैं मौर्य काल से ये भारत के अंदर है, वो विदेशों के साथ राजदूत भेजने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। मैगस्थनीज किस प्रकार आता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की जो सप्तांग सिद्धांत का विवेचन किया गया है। मेकावली ने आधुनिक युग के अंदर जो प्रिंस की रचना की, बर्नी ने बलबन के राजत्व के सिद्धांत का विवेचन किया। इस प्रकार जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है वो भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। कॉलिंगवुड तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास कुछ भी नहीं है, विचारों का इतिहास है, अर्थात इंसान के मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इस प्रकार विचारों का जो इतिहास के जो विभिन्न व्यक्तित्व उनके जो मस्तिष्क का अध्ययन है वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। बौद्धिक इतिहास इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है जो मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाती है, तो उसका अध्ययन भी है वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार जो लोकल हिस्ट्री है, यदि हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो लोकल हिस्ट्री है उसका अध्ययन किया जाता है। और लोकल हिस्ट्री या स्थानीय इतिहास जिसको हम कह सकते हैं, इसके बाद प्रांत का इतिहास है और उसके बाद में है हम राष्ट्रीय इतिहास की रचना करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जो लोकल हिस्ट्री और जो स्थानीय इतिहास और प्रांतीय इतिहास का अध्ययन हम एक प्रकार से राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में करते हैं। किस प्रकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र या हम कहते हैं राष्ट्रकूट, पहलव जो क्षेत्रीय राज्य थे वो किस प्रकार है, वो प्रांतीय जो राज्य थे उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका क्या महत्व था, उसका अध्ययन हम करते हैं। कर्नल टोड वगैरह है वो किस प्रकार एनल एंटिक्विटीज़ वगैरह जैसे स्थानीय इतिहास है, या हम कहें कि प्रांतीय इतिहास की रचना उन्होंने की। औरंगजेब ने जो मराठों का इतिहास है वो एक प्रकार से जो ग्रांटअप है उसने मराठों का इतिहास लिखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रांतीय इतिहास है उनकी भी राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में उसका अध्ययन है वो करना चाहिए। विश्व इतिहास की हम बात करें तो किस प्रकार एक प्रकार से आधुनिक युग की जो अवधारणा है वो किस प्रकार विश्व की घटनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष को वो प्रभावित की। यातायात के साधन, संचार साधनों के विकास के कारण से कोई भी जो क्षेत्र है वो विश्व से अलग नहीं रह सकता। तो विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाएं हैं वो भी किस प्रकार है वो एक प्रकार से हमारी घटनाओं को है उनको गति प्रदान करने का कार्य किया उन्होंने। इसलिए विश्व इतिहास का अध्ययन भी किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आजकल वर्तमान में इतिहास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जिसमें जेंडर हिस्ट्री का हम अध्ययन करते हैं, या हम कहते हैं कि पहले इतिहास में नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन आजकल हम सैबल्टन हिस्ट्री की बात करते हैं, माइक्रो हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो लीडर है वो तब तक सफल नहीं हो जाते जब तक कि जो लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया उनके कारण से ही वो उनको लीडरशिप मिली और उनको अपने कार्य में सफलता मिली। तो उनका अध्ययन भी है वो करना चाहिए। जो जेंडर हिस्ट्री है उसका अध्ययन भी हम करते हैं कि महिलाओं का है उसका क्या स्थान था, वंचितों का क्या इतिहास था। सेक्सुअल हिस्ट्री है उसकी हम बात करते हैं। खान पान है की पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन आता है, एक या पर्यावरणीय इतिहास उसका अध्ययन भी करते हैं, किस प्रकार पर्यावरण है वो या ज्योग्राफी ने है वो किस प्रकार है वो एक प्रकार से है वो इतिहास को प्रभावित किया। क्योंकि ज्योग्राफी है वो इतिहास को प्रभावित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार जो मंगोल थे जो मध्य एशिया में आए थे और किस प्रकार उन्होंने है उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उन्होंने किस प्रकार मंगोलों को लड़ाकू बनाया और किस प्रकार उनको पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। किस प्रकार सभ्यताओं का जो विकास है वो भी प्रारंभ के अंदर नदी घाटियों के अंदर हुआ। जब भारतीय संदर्भ में हम बात करते हैं तो गगना यमुना दोआब की बात करते हैं, रायचूर दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, वहाँ किस प्रकार है वो विभिन्न अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य है वो संघर्ष दिखाई देता है, जिसके लिए ज्योग्राफी है वो भूगोल काफ़ी तक उत्तरदायी थी। वो जो स्थान विशेष है जैसे तराइन के 3 युद्ध लड़े गए, पानीपत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए और प्लासी का युद्ध है या वाटरलू का युद्ध है, वो एक प्रकार से है वो उसमें भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका है वो कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो नेपोलियन है वो किस प्रकार जो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, उससे पहले रूस से जो पराजय हुआ
उसके अंदर भी उसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूगोल है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक तरह से किस प्रकार इंग्लैंड की जो नेवल पावर है उसने किस प्रकार है वो नेपोलियन जो 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 इंग्लैंड है उसकी विजय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेवल पावर के बल पर वो विश्व का स्वामी बनने का स्वप्न है वो साकार कर सका। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम पर्यावरणीय इतिहास का अध्ययन करते हैं या हम भूगोलिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार मानसूनी हवाओं ने है वो किस प्रकार जो ज्योग्राफिकल खोज है उन्होंने किस प्रकार इतिहास की गति प्रदान की। यदि पोलस वगैरह मानसून की खोज नहीं करता, विभिन्न जो कोलंबस वास्को डी गामा वगैरह है वो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज नहीं करते, तो शायद है वो इतिहास की धारा कुछ अलग ही हमें देखने को मिलती। इस प्रकार हम उपनिवेशी इतिहास की भी चर्चा करते हैं, किस प्रकार शक्तिशाली देश है वो गरीब देशों को अपना उपनिवेश बना करके शोषण उनका करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार उपनिवेशिक इतिहास का अध्ययन भी हम करते हैं कि किस प्रकार इंग्लैंड के अधीन जो जो देश रहे उनकी क्या इतिहास रहा, उनका अध्ययन भी हम औपनिवेशिक हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास का क्षेत्र है वो व्यापक है और समय अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और मनुष्य की सोच का जो दायरा बढ़ रहा है उसके अनुसार ये इतिहास का क्षेत्र भी है वो विकसित होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ प्रारंभ में एक तरह से राजनीतिक इतिहास को ये वो तवज्जो दिया जाता था, राजा महाराजाओं तक की इतिहास है वो सीमित था, अब इतिहास का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है। न केवल हम राजनीति शास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें या हम साइकोलॉजी की हम बात करें, सोशल साइंस की जो सोशोलॉजी की हम बात करें, या मिलिट्री हिस्ट्री की हम बात करें, या रिलीजियस हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री या डिप्लोमेटिक हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की हम बात करें, या फिलोसफी की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर है वो इतिहास का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास है वो उसको किसी सीमा रेखा के अंदर नहीं बांधा जा सकता। इतिहास है, लेकिन उसका संबंध है वो उसका जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय के अंदर इसका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके अंदर है वो समस्त जो विषय हैं वो उसके अंदर है वो समाहित हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास एक तरह से एक व्यापक विषय है, इसका क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।